सो वेलकम टॉपर्स। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज फिजिक्स फॉर एनडीए। ठीक है, और इसका टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब मोशन के जो लॉज हैं न्यूटन द्वारा दिए गए उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी मैं बता दूं कि जो ये वाली वीडियो है वो जो मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे उनमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स जो है इसमें मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कितना पढ़ना है वो इसमें प्रॉपरली है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने अपने। ठीक, सो नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो भाई क्या है न्यूटन्स लॉ में, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं। अगर मैं आपको लॉ समझाने लगा तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप टाइम पास कर रहे हैं। तो लॉस को अच्छे से पढ़िए। जब भी आप क्लास 9th में होते हैं तभी से लॉ स्टार्ट हो जाते हैं पढ़ाने। ठीक है, प्लीज लॉ को मगअप कर लीजिए। ठीक है, याद रखिए उनको कैसे डिराइव करना है, ये आपको क्लास 10th में सिखा दिया जाएगा। ठीक है, वो आप याद रखिए। तो न्यूटन्स लॉज आपको आने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ, वैसे मैं एक बार रिवाइज यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो भाई जो न्यूटन्स लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ, ठीक है, उसके बाद में ये सेकंड लॉ, उसके बाद थर्ड लॉ, ये अभी इसके बारे में बात होगी। ये मैटर्स पे सारे लागू होते हैं, ये आपको पता ही है। ठीक है, पहला लॉ क्या है, स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉल है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल को एक किक देते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा जिस डायरेक्शन में उस पर किक पड़ी हुई है। ठीक है भाई, अगर कोई दूसरा आके उसे किक कर देगा तो वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। बट क्या अगर हम फुटबॉल को एक किक दे करके छोड़ दें तो क्या वो कंटिन्यू उसी वेलोसिटी में आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा? नहीं, उसमें क्या होगा, डिसेलरेशन होगा। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी पीरियड के साथ साथ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स होता है जो इसके अगेंस्ट में लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट में लगता है। ठीक है, दो तरह का फ्रिक्शन उस पर लगेगा, एक तो जो ग्राउंड पे फ्रिक्शन लग रहा है वो, और एक एयर का जो फ्रिक्शन लगेगा वो। ठीक है भाई, तो ये दो चीजें हैं, मतलब ड्रैग लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा, दोनों चीजें फुटबॉल पे लगेगी। ठीक है, अब उसके बाद में आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आता है, F इक्वल्स टू ma। ठीक है, ये कैसे निकलता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ द मोशन, तो ये पहला लॉ है, ये दूसरा लॉ है, ये तीसरा लॉ है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि भाई जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ द इनर्शिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, F इक्वल्स टू एम ए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया एम ए, वेयर एम इज वॉट, एम इज मास of the body on which force is applied and a is the acceleration of the body on which force is applied। ठीक है, अभी क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या है, इट इज नोन एज द एक्शन रिएक्शन फोर्स। इसे एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं, मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं भाई, यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट्स कीप मूविंग। इस लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो मूव करती ही रहेगी। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा वो रेस्ट पर ही रहेगा। कब तक, अनलेस एक्टेड ऑन बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक बाहरी कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं एक इधर से फोर्स लगा रहा हूँ और एक इधर से फोर्स लगा रहा हूँ और दोनों फोर्स बैलेंस है, मतलब अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगा रहा हूँ और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लगा रहा हूँ तो ये बॉडी तो हिलने से रही, मतलब ये बॉडी किस पे रहेगी, इसकी पोजीशन अभी भी कैसी रहेगी, रेस्ट ही रहेगी। ठीक है भाई, तो पोजीशन चेंज कराने के लिए हमें क्या करना है, अनबैलेंस फोर्स लगाना है। अनबैलेंस फोर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, इस पर एक फोर्स इधर से लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, और ये फोर्स अगर 5 न्यूटन है और ये फोर्स अगर 2 न्यूटन है तो यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स हो गया, मतलब 5 - 2 यानी 3 न्यूटन, यानी 3 न्यूटन के से ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है भाई, अभी क्या है, मतलब हायर मैग्नीट्यूड वाला फोर्स जो है वो डोमिनेट करेगा, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, बट फिर भी मैं एक फास्ट रिवीजन टाइप में इसको लेकर के चल रहा हूँ। अभी F इक्वल्स टू एम ए है, तो यहाँ पर क्या है, मोर फोर्स मीन्स मोर एक्सेलरेशन। कहने का मतलब अगर ये बॉडी है और हमने इस पर थोड़ा फोर्स लगाया, कितना, थोड़ा थोड़ा, मतलब मान लीजिए मैंने 5 न्यूटन लगा दिया, चलिए ठीक है, अभी 5 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद में जो ये बॉडी है इसमें अगर ज़्यादा
जो है वो मास है, मास तो मान लीजिए फिक्स है, मान लीजिए ये 1 किलो की बॉडी है, कितने किलो की, 1 केजी की बॉडी है, 1 किलोग्राम की, ठीक है। अब इसमें मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, और दूसरी जो बॉडी है उसमें मैंने कितना फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन। अभी जो ये बॉडी है इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा किसके कंपेरिजन में, इसमें, मतलब जितना ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे बॉडी में उतना ज्यादा ही एक्सेलरेशन होगा, मतलब जितने तेज से जिसको धक्का देंगे वो उतनी तेजी से गिरेगा आगे, ठीक है। अभी क्या है, मोर मास मींस लेस एक्सेलरेशन, ठीक है, मोर मास मींस लेस एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स मैं लगा दूं 5 किलो की बॉडी पे, और यही 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं मैं कितना, 1 किलो की बॉडी पे, तो क्या होगा, जो 5 न्यूटन वाला होगा फोर्स, वो अगर मैं 1 केजी पे लगा रहा हूँ, और ये 10 न्यूटन का फोर्स अगर मैं 5 केजी पर लगा रहा हूँ, तो जिसमें ज्यादा मास होगा ना, सेम सेम फोर्स लगा रहा हूँ, सॉरी, ज्यादा कम ज्यादा फोर्स नहीं, 5 न्यूटन 1 केजी पर, 5 न्यूटन 10 केजी पर, तो जिसमें ज्यादा मास होगा वो उसका एक्सेलरेशन बहुत स्लो होगा, और जिसमें कम मास होगा उसका एक्सेलरेशन बूस्ट करेगा बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता ही है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एनडीए में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब मैं अपने हर सीरीज में, मतलब हर वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा जो ऑलरेडी एनडीए में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ही है कि भाई अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस सरफेस, फ्रिक्शन लेस बोल दिया मतलब फ्रिक्शन का रोल इसने खत्म कर दिया, ठीक है, बाई अ रोप ऑफ मास m, मतलब रोप का मास m है और ब्लॉक का मास m है, कैपिटल M, ठीक है। इफ फोर्स P इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द रोप, और रोप के एंड पे, ये देखिए डायग्राम इन्होंने बना रखा है, ये P, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन केवल इतना था, ये डायग्राम आंसर बनाने वाले, ये डायग्राम आंसर का पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। तो ये P फोर्स से इसको इस तरफ हम पुल कर रहे हैं, रोप का मास कितना है m, और इसका मास कितना है भाई, कैपिटल M, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, मतलब रोप जो है ब्लॉक पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेते हैं कि ये P कितना है, इफ द फोर्स P इज अप्लाइड, ठीक है, फोर्स P तो इन दोनों के लिए लग रहा है, ठीक है भाई। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बोलो भाई, ठीक है। अभी क्या है, जो यहाँ पे फोर्स है वो क्या है, P है, ठीक। तो P इक्वल टू, ये देखिए, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए, यानी कि टोटल मास इसका कितना हो गया, टोटल मास हो गया m प्लस m, इन दोनों का मास हमने जोड़ लिया, मान लो ये 10 किलो का, ये 5 किलो का, तो ये दोनों मिला के कितना किलो, 15 किलो का, 15 किलो इंटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला था, न्यूटन सेकंड ऑफ लॉ कहता है F इक्वल्स टू m इंटू ए, यही फॉर्मूला हमने इसमें चेप दिया, ठीक है। अभी क्या है, एक्सेलरेशन हमें एक्सेलरेशन हम निकालते हैं, क्यों निकालते हैं अभी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कि भाई अगर ये खींच रहा है रोप को तो कितना एक्सेलरेशन से ये बॉडी आगे बढ़ रही है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, सिंपल है, यहाँ a है, ठीक है, तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, P अपॉन m प्लस m, इतना हो गया भाई। अब क्या है, अब पता है आपको फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देना है, क्यों, क्योंकि हमें अब ये पता चल गया, क्या, एक्सेलरेशन पता चल गया इसका, ठीक है भाई। और अभी किसके लिए निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक का निकालना है, तो ब्लॉक का मास कितना है, कैपिटल M है, कितना है, कैपिटल M, तो हमने क्या किया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ब्लॉक का मास कितना, कैपिटल M, तो कैपिटल M ये रख दिया, और ये क्या है, P अपॉन इतना, ये एक्सेलरेशन है, तो ये कितना हो गया, M इंटू ए। तो ये क्वेश्चन आपके एनडीए में आया है, ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो ये ऑप्शन डी सही है, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सा गौर कर लेना, एक बार और सॉल्व कर लेना, ऐसे क्वेश्चन ही लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप चिंता मत करिए, आई विल ऐड, और बाद में मतलब कुछ 2-3 टॉपिक्स खत्म होने के बाद में एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें 2-3 टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि। आगे बढ़ते हैं भाई, अब ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, तो इनमें देख लेते हैं भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सिंपली वही बातें बताई गई हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी एट रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन will remain in its own state until some external force is applied on it, ठीक है, and the state of rest or state of the uniform motion both are natural state of the body, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। उसके बाद में न्यूटन का सेकंड लॉ है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, मतलब अगर एक बॉडी है और उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया कोई, और उसमें कुछ मोमेंटम में चेंज आया,
तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है यानी कि dp बाई dt, ये क्या होता है आगे अभी समझाएंगे। dp बाई dt जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के, यानी कि जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो उतना ज़्यादा चेंज आएगा जितना ज़्यादा यानी जितना बड़ा फोर्स हम लगाएंगे। अगर हम थोड़ा थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में कम चेंज होगा। जाहिर सी बात है अगर हम किसी पत्थर को धीरे से फेंकेंगे तो वो बहुत धीरे से ही जाएगा और पास में गिर जाएगा। अगर हम थोड़ा तेज से फेंकेंगे तो वो क्या होगा, बहुत तेजी से एक्सेलरेट होगा और थोड़ा दूर जाके गिरेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहीं से आता है F इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, F इक्वल्स टू एम ए यहीं से निकल करके आता है। समझ में आई बात। इसी से देखते हैं कैसे आता है। जैसे कि अभी वहां पे बताया कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अभी इतना तो आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब होता है तो उसको डेरिवेशन करते हैं तो ये क्या, ये p मतलब क्या होता है, स्मॉल p मतलब होता है मोमेंटम। ठीक है भाई, स्मॉल p मतलब मोमेंटम। अभी ये क्या लिख दिया, dp बाई dt। तो f वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, f इक्वल्स टू, अभी p जो होता है मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रख लेना। p इक्वल्स टू कितना होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ठीक है, अब इसी मोमेंटम को इसमें रख देंगे, p की जगह इसको चेप देंगे mv, तो ये mv लिख दिया। अभी v क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसके ऊपर वेक्टर का बार का साइन लगा दिया mv, और ये मास क्या है, कांस्टेंट रहता है, तो मास को हमने बाहर निकाल लिया। मास को बाहर निकाल लिया तो इसमें क्या बचा था, इसमें बचा था dv बाई dt। dv बाई dt जरा गौर से देखो तो क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो F इक्वल्स टू कितना आ गया, ma, यानी फोर्स इक्वल्स टू कितना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बट ए को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ बताया, या फिर वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी होती है जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये पता है। अब देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको भी डेरिवेट, इसको भी ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये सब छोटी बातें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 11 के स्टार्टिंग में ये सारी चीजें बता दी जाती हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगर आप क्लास 11 में हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस टॉपिक को थॉरली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है आपके। ठीक है, थर्ड लॉ में देखते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ वी गेट द फॉलोइंग कंक्लूजन। देखते हैं क्या कंक्लूजन मिलता है। सबसे पहला जो कंक्लूजन जो एनडीए में पूछा जाता है कि कंक्लूजन विच वी गेट फ्रॉम थर्ड लॉ इज, तो ये है सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इज नॉट पॉसिबल, मतलब कोई फोर्स अगर मैंने कहीं लगा दिया ऐसे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए, अगर कोई भी फोर्स लगता है तो उसके अपोजिट में कोई ना कोई फोर्स जरूर ही लगता है। उसके बाद में दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन हमने निकाला, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर एंड फोर्सेस ऑफ एक्शन इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द फोर्स ऑफ रिएक्शन। मतलब जो फोर्स लगेगा उसके अपोजिट साइड में ही जो रिएक्शन फोर्स होगा वो लगेगा, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। इतना समझ में आ गई। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ। जो सेकंड लॉ है वो क्या है, रियल लॉ है। और सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला आया है, जो आया है क्या, एफ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, अब हम यहाँ से फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अगर हम फोर्स को जीरो रख देते हैं, फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं, तो जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर जीरो। तो मास तो किसी बॉडी का जीरो हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो बॉडी ही नहीं रहेगा फिर। तो एक्सेलरेशन बराबर जीरो। ठीक है, कहने का मतलब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ नहीं, कि क्या एक बॉडी रेस्ट में रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। हाँ, क्यों, क्योंकि F इक्वल्स टू क्या है, m इंटू ए है। अभी अगर हम फोर्स उस पर अप्लाई ही ना करें तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये कितना हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास जीरो तो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन तो जीरो क्या है, एक्सेलरेशन। मतलब हाँ, जब तक फोर्स जीरो रहेगा तब तक एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, उस बॉडी में जीरो रहेगा। मतलब जब तक हम फोर्स नहीं अप लगा रहे हैं तब तक वो बॉडी भी क्या है, वहीं पर रेस्ट पोजीशन में खड़ी हुई है। ठीक है, मतलब देयर विल बी नो चेंज, दो देयर विल बी नो चेंज इन इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी वेदर इट इज इन स्टेट ऑफ द रेस्ट या फिर इन मोशन। मतलब अगर वो बॉडी वहीं रेस्ट पर है तब भी उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर वो बॉडी मूव कर रही है तब वो जिस स्पीड से मूव कर रही थी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उसी वेलोसिटी से चलती जाएगी,
उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा भाई मगर, ठीक है। अब आते हैं, यही है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये आपके क्लास 11th में भी होगा कि कैसे डिराइव करना है फर्स्ट लॉ को, ठीक है, कहाँ से, सेकंड लॉ से। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आते हैं डेरिवेशन ऑफ द थर्ड लॉ। कहते हैं कि जो सेकंड लॉ है वहां से वो रियल लॉ है, ठीक है, और सेकंड लॉ रियल लॉ होने की वजह से इसमें क्यों रियल लॉ है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि रियल लॉ कौन सा है। तो रियल लॉ कौन सा है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। क्यों, क्योंकि इसमें से एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है, क्या भाई फॉर्मूला क्या आता है, F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इक्वल्स टू मास अपॉन एम, मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसलिए ये रियल है क्योंकि इसमें से फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों को क्या किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है। बात समझ में आई। अभी देखते हैं, हमने फर्स्ट लॉ को इसमें से डिराइव कर दिया, अब सेकंड लॉ कैसे डिराइव करते हैं देखते हैं भाई। तो देखते हैं, लेट टू बॉडीज अप्लाई फोर्सेस ऑफ द एक्शन एंड द रिएक्शन F1 F2 ऑन ईच अदर, ठीक है। मतलब मानते हैं कि एक बॉडी है, अब वो क्या कर रही है, एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगा रही है, ठीक है भाई। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमें दिखाना है। तो मान लेते हैं कि जो टोटल फोर्स लग रहा है वो F इक्वल्स टू कितना लग रहा है, F1 और प्लस F2, ठीक है। मतलब फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, dp अपॉन dt। अभी यहाँ हमने सीखा था कि फोर्स बराबर क्या होता है, dp अपॉन dt, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू dp1 अपॉन dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt, ठीक है भाई। तो अब इन दोनों फोर्स को अगर हम ऐड कर दें, F1 F2 और dp1 dp2, ठीक है, ये ऐड कर दिया हमने, सिंपल सी इक्वेशन है, नथिंग ह्यूज हियर, ठीक है। तो F1 F2 को अगर हम ये कर दें, मतलब ऐसे ही रहने दें, और यहाँ पे d को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा P1 और P2, ठीक है। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो मान लेते हैं तब जो dp बाई dt है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो है। अगर हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा जीरो। अब देखते हैं F1, भाई जीरो क्यों हो गया, dp dt क्यों जीरो है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है तो dp बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। मोमेंटम में चेंज कब होगा, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मगर जब फोर्स अप्लाइड ही जीरो है तो जो प्रोपोर्शनल होगा वो खुद ही जीरो होगा, ठीक है। तो ये dp बाई dt भी जीरो होगा, और ये इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, d और p1 प्लस p2 अपॉन dt, ये सब वैल्यू क्या रख दे रहे हैं, जीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये कैसी हो जाएगी, F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू जीरो। इसी तरह से क्या क्या आएगा, F1 इक्वल्स टू माइनस F2। बात समझ में आ गई, मतलब फोर्स 1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स 2, ठीक है भाई। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 कहाँ का है, ये मैं बताता हूँ आपको कहाँ का क्वेश्चन है। ये है 2005, ठीक है, 2005 एनडीए 2 में, एनडीए ने एग्जाम सेकंड में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये फिगर आप देखिए, ठीक है, m1 और m2 दो ब्लॉक हैं रेस्पेक्टिवली, आर एक्सेलरेटेड, ठीक है, अप अ स्मूथ प्लेन सरफेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, ठीक है। मतलब भाई कह रहा है कि इसको ऊपर की तरफ धक्का दिया जा रहा है m1 और m2 को, ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा के ऊपर को धक्का दिया जा रहा है। इफ द फोर्स ऑन बी, ठीक है, इज, मतलब ए का जो मास था, देखिए यहाँ जरा, ए का जो मास था, ये ए का, ये कितना है, m1 है, ठीक है भाई, और जो बी का मास है वो जरा देखिएगा कितना है, m2 है, और इनको ऊपर की तरफ धक्का दिया जा रहा है, द फोर्स ऑन बी, तो जो ये बी का फोर्स है वो कितना है इस पे, 25 ये फील कर रहा है फोर्स, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 एंड द m2, तो अभी m1 और m2 की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई, इतनी सी बात है। तो कहने का मतलब हमें ये पता है कि फोर्स इक्वल्स टू कितना होता है, m इंटू ए, बट यहाँ पर ऊपर की तरफ धक्का दिया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू जी, ठीक है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब क्या है, m जो है वो हम ले लेते हैं, पहले a के लिए निकालते हैं, ए अगर बॉडी a के लिए निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास क्या, फोर्स इक्वल्स टू, देखिए फोर्स इक्वल्स टू कितना आएगा, m1, ए है ना, तो m1 और g, तो g ही रहेगा, g की वैल्यू हम नहीं डालते, ठीक है भाई, इतना आ गया। अब ये जो फोर्स है, जब
बी पर कितना फोर्स लग रहा है 25 और टोटल फोर्स कितना है 30, तो ए पर कितना फोर्स लग रहा है 5। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये फोर्स कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि 5 इज इक्वल टू m1 और ये g, ठीक है भाई। तब m1 कितना होगा, m1 हो जाएगा इस फॉर्मूले से इज इक्वल टू 5 अपॉन जी। m1 कितना हो जाएगा 5 अपॉन जी। एक तो ये रख लो भाई, m1 निकल गया। सिमिलरली जब हम m2 को निकालेंगे, ठीक है, m2 को, तो m2 कितना आ जाएगा 25। सिमिलरली उसी तरह से 25 अपॉन जी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या बताना है इनको, क्वेश्चन वालों ने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 अपॉन m2। अब कर दो भाई, m1 अपॉन m2 कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा m1 अपॉन ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू, ये कितना है जी जी कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा कितना 505 अपॉन कितना 25। बोलो भाई, अब ये 5 5 जा 1/5 आएगा, और 1/5 देखो हमारे ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है 2005 में आया था, तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। तो सबसे पहला ऑप्शन है 1/5, मतलब सही कौन सा है, ये वाला ऑप्शन 1/5। बोलो भाई, समझ में आई बात इतनी, ठीक है। तो इस तरह से हम अब क्वेश्चन भी एक एक दो दो क्वेश्चन करके हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये मोशन से रिलेटेड है। कहाँ से, मोशन से। जैसे कि ये एक रिवीजन के तौर पे है, मैंने लास्ट वाली जो वीडियो सीरीज थी उसमें क्वेश्चन नहीं डाला था, तो इसमें मैं उसका एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है। ये भी कहाँ कब पूछा गया है, ये भी 2005 में ही पूछा गया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी क्या कह रहा है, द ग्राफ जो है वो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। इट शोज अबव रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल। मतलब ये जो है शोज अबव रिप्रेजेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल, ये किसी पार्टिकल के मोशन को शो कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर दिस मोशन। अभी हमें क्या करना है, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस मोशन के लिए प्लॉट करना है। मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरह से, और जो टाइम होगा उसको इस तरह से, ठीक है भाई। यहाँ क्या प्लॉट किया हमने, वेलोसिटी और टाइम, और यहाँ क्या प्लॉट कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन और टाइम। ये हमसे पूछा गया। तो जरा गौर फरमाइए, गौर से याद कीजिएगा। मैंने बताया था कि अगर किसी बॉल को, ठीक है, अगर किसी बॉल को हम ऊपर फेंक देते हैं तो क्या होता है, फेंकते समय उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। और वही ये ऑब्जेक्ट है, अगर वही ये ग्राफ है उसी चीज का, कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, तो ये ऐसे आता है, ठीक है। कि मतलब जब फेंका गया तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, उसके बाद एक टाइम आया जिसकी वेलोसिटी कम हो गई और टाइम बढ़ता रहा, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर वो नीचे आना शुरू हुआ और उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव क्यों हो गई, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है। क्या है, एक वेक्टर है, इसलिए हम इसका ग्राफ ऐसे करके नहीं दिखा सकते। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इसका ग्राफ हम ऐसे करके नहीं दिखा सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो ये सीधा नीचे की तरफ जाएगा यहाँ तक, ठीक है भाई। अब इसका एक्सेलरेशन ग्राफ बनाना है, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि जब किसी बॉडी को हम ऊपर फेंक देते हैं, बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि जब कोई वेलोसिटी वाली मतलब हाई वेलोसिटी है, तो मतलब उसका जो है हाई एक्सेलरेशन हो रहा है, तो सेम ग्राफ इस पे टिक करके चले आएंगे, ठीक है। बहुत सारे कुछ उल्टा सोच लेंगे, इस पे टिक करके चले आएंगे, ठीक है। नहीं, मगर आपको इस तरह नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया और वो फिर नीचे आ रहा है, तो जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर जाते समय कितना लग रहा है, जी, यानी ग्रेविटी, और जो नीचे आते समय कितना लग रहा है, माइनस जी। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब, जब तक ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है, सॉरी नीचे से ऊपर जा रहा था, तब तक इसमें कितना था, इसका जो ग्राफ था वो एक्सेलरेशन ऐसे था, इतना ही था, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, ये नीचे आने लगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे गया, निगेटिव में हुआ, और फिर इस तरह से आने लगा, और इसका एक्सेलरेशन हमेशा कितना रहेगा, 9.8, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब ग्राफ सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। बोलो भाई, समझ में आई बात। अब एक क्वेश्चन और एक इक्वेशन देखते हैं अब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, और मैं चाहता हूँ कि इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है वो आपको पता हो, ठीक है। आप ये कहाँ से पता करेंगे, यूट्यूब से पता करेंगे, 11th की बुक से पता करेंगे, 12th की बुक से पता करेंगे, ICSE 10th की बोर्ड की बुक से पता करेंगे,
या फिर किसी एक्सटर्नल गाइड से पता करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से पता करेंगे या किसी सीनियर से पूछ के पता करेंगे इनको डिराइव कैसे करते हैं। बट ये 3 इक्वेशन ऑफ द मोशन है। इस इक्वेशन से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा 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 पूछा जाता है। एक सैम्पल पेपर का एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। बट वो ये क्वेश्चन जो है, अभी ये क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आया नहीं है कभी एग्जाम में। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये जो है सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर हमने v को क्या लिया है, फाइनल वेलोसिटी, u को हमने क्या लिया है जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी, a फॉर हमने क्या लिया है, एक्सेलरेशन वी हैव टेकन, एंड t फॉर वी हैव टेकन टाइम, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है भाई। ये तीनों आपको रटी होनी चाहिए, फिंगरप्रिंट पे होनी चाहिए, सब कुछ फिंगर टिप पे होनी चाहिए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ये तो तीनों इक्वेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, अब बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी है जो इनिशियली एक एट रेस्ट पे है। बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी इसने। अभी देखो यहाँ क्या है, क्या लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u। अब इसने एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे दी, क्या, कि जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो क्या है, जीरो है। एक बॉडी रेस्ट पर है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। स्टार्ट मूविंग मतलब मूव करना शुरू कर दी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर स्क्वायर, मतलब इसने क्या दे दिया, एक्सेलरेशन भी दे दिया, लो भाई ए भी दे दिया इसने सवाल ने। और क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अभी क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस पता करेगा। अब इसमें डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन ये एस लिखते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं बताया गया है बट एस लिखते हैं, एस एस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है भाई। अब आगे आते हैं, टाइम इसने दे दिया 5 सेकंड में कितना दूर जाएगा, मतलब एक बॉडी है, रेस्ट पर थी, उसने मूव करना शुरू किया, तो एक्सेलरेशन उसका कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद में टाइम उसका कितना लगा, 5 सेकंड लगा। अब बताइए डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है यानी s इक्वल्स टू, ये सेकंड वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये हम लगा रहे हैं, और s इक्वल्स टू u मतलब भैया इनिशियल वेलोसिटी, तो ये तो हो गया जीरो, तो इसको छोड़ ही दो, और ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, a है 2, t है 5, तो ये हो गया 1/2, 2 इंटू 5 तो ये 2 कैंसिल, और ये बचा 5 × 5 यानी 25। हालांकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट मैं इसलिए इसको मैंने इसमें पेस्ट किया ताकि आपको पता चले कि इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। बट कोई भी क्वेश्चन सिंपल नहीं होता, ठीक है, वो कभी भी पूछा जा सकता है। बहुत लोग इस क्वेश्चन में भी हथियार डाल देते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस जो है बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो प्लीज़ बी इन टच, ठीक है। और इसे उन्हें सपोर्ट शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू, गुड लक।